आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए? जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए, दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए। हैं रेडी? बहुत अच्छा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 10 का बायोलॉजी। तैयार है ना आप लोग? तो चलिए अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और एक एक बात समझना है। खूब बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। आप लोग देखिए बढ़िया से, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, आगे भी बढ़ा दीजिए, जुड़ भी जाइए, आ भी जाइए। अब हम लोग देखते हैं जब बायोलॉजी क्लास 10 का, तो देखिए कि इसमें क्या क्या चीज है पढ़ना और कैसे हम लोग इसको अपने ध्यान में रखेंगे। तो क्लास 10 का अब चलेगा मेरे भाई बायोलॉजी। क्या चलेगा? बायोलॉजी। ढंग से चलेगा, आप लोग भी देखते रहिएगा बढ़िया से और कोशिश कीजिएगा कि सारा चीज आप लोग इसको सीखें खूब सुंदर ढंग से। तो देखिए यहाँ पे बहुत गौर के साथ कि बायोलॉजी जब हम लोग शुरू करते हैं तो हम यहाँ से अब इस बायोलॉजी को शुरू करते हैं कि इस बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन किसका करते हैं, बायोलॉजी में हम लोग किसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग बारी बारी से इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि बायोलॉजी का हिंदी होता है क्या चीज? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन हो, ऐसा विज्ञान जिसमें किसका अध्ययन हो? जीवों का अध्ययन हो, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर किस जीव का? जीव तो दो प्रकार के हैं, एक निर्जीव है, एक सजीव है। एक निर्जीव है और एक सजीव है। तो इस बायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? तो बायोलॉजी के अंतर्गत में जब भी अध्ययन होगा तो सजीवों का अध्ययन होगा, निर्जीव का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? बायोलॉजी में हम लोग निर्जीवों का अध्ययन नहीं करते हैं, सजीवों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हम लोग इसमें किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का। सजीवों का अध्ययन करेंगे। एक बात तो तय हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि सजीव भी दो तरह का होता है, एक पेड़ पौधे भी सजीव के अंतर्गत में आते हैं और एक आता है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। बहुत तरह के इस धरती पर प्राणी हैं, वो सब सारे चीज जो है सब सजीव के अंतर्गत में ही आते हैं। तो यानी कि आपको बायोलॉजी को इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं जिसमें अगर पेड़ पौधे वनस्पति झाड़ झाड़ी है ना, फूल पत्ती का अध्ययन कीजिएगा तो उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, क्योंकि वन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जब आप जीव जंतु के बारे में अध्ययन करिएगा तो उसको कहते हैं जंतु विज्ञान, उस आधार पर है। लेकिन इससे पूर्व आप इस बात को समझिए कि ये जो जीव विज्ञान जो है, आपसे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन जानकारी रखना है कि नहीं? जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आखिर कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना, जैसे आपका नाम कोई भी तरह का नाम है, ठीक है, अभिषेक है, राजा है, खुशी है, जो भी नाम है, नेहा है, श्वेता है, अंकित है, जो भी नाम है, समझे कि नहीं? तो कोई ना कोई यह नाम तो रखा होगा कि नहीं रखा होगा। तो ये जो जीव विज्ञान जो शब्द आया, जो बायोलॉजी शब्द आया, इसको भी किसी न किसी लोग ने तो रखा ही होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो इसका नाम पहला बार बोला होगा कि इसको जीव विज्ञान बोलेंगे। उस व्यक्ति का नाम आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो सबसे पहले इस बात का समझिए, ये जो जीव विज्ञान जो शब्द आया, ये जो शब्द आया, आखिर इस शब्द देने वाला कौन व्यक्ति था? जो जीव विज्ञान जो शब्द आया, ये देने वाला कौन व्यक्ति था बताइए? नहीं, अरस्तु ने तो अध्ययन किया, बायोलॉजी का जनक कहते हैं। शब्द किसने दिया? ये जीव विज्ञान। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि इसका जो शब्द देने वाला था, इसका नाम था लैमार्क। क्या नाम था? लैमार्क। और सिर्फ लैमार्क ही नहीं थे, एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रिविरेनस। क्या नाम था? ट्रिविरेनस। लैमार्क और ट्रिविरेनस, ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे
जिन्होंने कहा कि इसका नाम जो है बायोलॉजी होना चाहिए या जीव विज्ञान होना चाहिए। आ गया समझ में? तो लैमार्क और ट्रिवेनस ने, है ना, जीव विज्ञान शब्द दिया, जीव विज्ञान शब्द दिया। अब आ गया समझ में? जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया तो समझ में आ गया? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी, बायोलॉजी कहते हैं इसको। तो बायोलॉजी जो शब्द है वह दिया दो वैज्ञानिक ने, जिसका नाम है लैमार्क और ट्रिवेनस ने। क्लियर हो गए? अब अभी आप लोग जो बात कर रहे थे, अरस्तु का नाम ले रहे थे, चलिए उनके बारे में भी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। अगर आप पेड़ पौधा वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? वनस्पति विज्ञान। इसको हम लोगों ने क्या कहा? वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको हम लोगों ने क्या कहा? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पादप का अध्ययन करेंगे। पादप बोलेंगे तो पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा के अंतर्गत में सब घास पात सब आ जाएगा। कोई दिक्कत? अंग्रेजी में इसी चीज को, वनस्पति विज्ञान को ही कहा जाता है बॉटनी। क्या बोला जाता है? बॉटनी। यानी कि बॉटनी हम लोग अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान में, तो वह हो जाएगा जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। आ गया समझ में? उसी प्रकार से हमने कहा कि फिर जीव जंतु का अध्ययन करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होगा? तो जीवों का अध्ययन होगा। कौन से जीवों का अध्ययन होगा? तो जो पेड़ पौधों को छोड़ करके जितने भी जीव हो जाएंगे, जैसे वह नली का कीड़ा क्यों ना हो, या मनुष्य क्यों ना हो, या बड़े बड़े जानवर क्यों ना हो, या मछली क्यों ना हो, पानी में रहने वाला, हवा में उड़ने वाला पक्षी क्यों ना हो, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जीव में तो पेड़ पौधा आ जाता है, समझे कि नहीं? जितने भी जंतु हैं इन सबों का अध्ययन करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। अंग्रेजी में आप सुनते होंगे जंतु विज्ञान, जूलॉजी। उसको क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्लियर हो गया? तो यहां तक आप मैटर को समझ लिए। शब्द किसने दिया? बायोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। आ गया समझ में? अभी आप लोगों ने हम आपसे पूछे कि यहाँ पे जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान में जीवों का अध्ययन, तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होगा? तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं पेड़ पौधा का। तो इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे कि इसमें, वनस्पति विज्ञान में, माने इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। कोई दिक्कत है? इसमें किसका अध्ययन होता है? पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। कोई डाउट? इसमें किसका अध्ययन होता है? पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई आदमी होगा जिसने पेड़ पौधों पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया होगा, या कह सकते हैं कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान में अपना योगदान दिया होगा। कोई तो आदमी होंगे। तो देखिए, अब यहां पर स्थिति को समझिए कि बायोलॉजी का ये दोनों रूप है। इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति है उसका नाम बताइए? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है उसका? थियोफ्रेस्टस। योगदान जो सबसे ज्यादा देने वाला व्यक्ति जो है उनका नाम है क्या चीज? थियोफ्रेस्टस। तो ये हो गया थियोफ्रेस्टस। ध्यान से समझिएगा, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया? आपको अगर हम अभी बोल दें कि आप कितना प्रकार के वनस्पति का नाम लिख सकते हैं, तो आप लिखिएगा आम, अमरूद, केला, बैगन, भंटा, आलू, मुरई। कुल मिला जुला करके आप अगर 25 से 30 के ऊपर जाइएगा तो आप भूलने लगिएगा। बात समझ आ रही है ना? आप क्या करने लगिएगा? नहीं लिख पाइएगा बहुत ज्यादा का नाम, सब प्रजातियों का नाम पेड़ पौधों में, है कि नहीं? नीम, कटहल, ये सब बोलते 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 2, 4, 10, 20, 50 बोलते जो बोलते आपके दिमाग से सारी बातें क्या हो जाएगी? निकल जाएंगी, है कि नहीं? आज भी। लेकिन उस समय जो थियोफ्रेस्टस थे
वो वनस्पति विज्ञान में 500 से ऊपर तरह की प्रजातियों की खोज किया था उन्होंने जो अध्ययन किया, कितना प्रकार का, 500 से ऊपर नए प्रकार के प्रजातियों का खोज किया। जिसको वो जानते थे उसके अलावा कितना प्रकार के, 500 नए प्रकार के प्रजातियों की खोज किसने किया, थ्रियोफ्रेस्टस ने। समझे कि नहीं। और चूंकि इतना ज्यादा प्रजातियों का अध्ययन, इतना ज्यादा प्रजातियों की खोज जीव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में अभी तक किसने नहीं किया था, समझे कि नहीं। इसीलिए वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का बाप थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आ गया समझ में। इसी वजह से किसको कहा जाता है, थ्रियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका वजह क्या है कि इन्होंने 500 से अधिक नए प्रजातियों की खोज किया। इन्होंने कितना, इन्होंने 500 से अधिक नए प्रजातियों की खोज किया, अब देख लीजिए यहां पे, जब 500 से नया प्रजाति की खोज हुई, इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, जनक बोले तो पिता बोले तो अंग्रेजी में फादर, है ना। तो इसका फादर कौन हो जाएंगे, थ्रियोफ्रेस्टस। आ गया समझ में। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थ्रियोफ्रेस्टस को। क्लियर हो गए। अब यहां पे बात कीजिए जंतु विज्ञान का। किसका बात कर लीजिएगा, जंतु विज्ञान का। तो जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत में हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के जानवर का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जानवर का या जंतु का, है ना, जंतु का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, जंतु का। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान, अब योगदान का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इसके बारे में बताने वाला, इसके बारे में अध्ययन करने वाला, इसके बारे में नॉलेज रखने वाला जो व्यक्ति थे, जिनको हम वैज्ञानिक कहते हैं, उनका नाम क्या था, अरस्तु। किनका क्या नाम था इनका, अरस्तु। तो ज्यादा योगदान जब देंगे कोई भी व्यक्ति, तो वो भाई जनक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जनक। तो इसलिए जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, जूलॉजी का जनक या पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन है आपको कि सर वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रियोफ्रेस्टस है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, तो फिर बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाएगा, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाएगा, है कि नहीं। तो बायोलॉजी का जो जनक है, बायोलॉजी का जनक, पूरा जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। ऐसा क्यों, तो देखिए, आप अगर अभी से भी दिमाग आपके पास है तो आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे आप पेड़ पौधा में देखेंगे तो पेड़ पौधा का जो अंग के बारे में पढ़ेंगे तो वह कुछ खास अंग है जिसका हम लोग, है ना, अध्ययन बहुत आसानी से कर लेते हैं और कम समय में कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हम लोगों को इस पर भार नहीं पड़ता है। किसकी तुलना में, जीव की तुलना में। चूंकि देखिए पेड़ पौधा में आप क्या जानते हैं, पेड़ पौधा का जो अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या जान सकते हैं हम लोग, तो उनके बारे में हम लोग जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ती के बारे में, फूल के बारे में, फल के बारे में, या उनमें पाए जाने वाले जो एंजाइम है,
हार्मोन है, एंजाइम हो या हार्मोन हो, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आप एक जीव को ले लीजिए, तो एक जीव के शरीर के अंदर में कितना अंग होता है? तो आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, मुंह है खाने के लिए, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। कुल मिला जुला करके एक ही जीव शरीर के अंदर में इतना तरह का चीज है कि जिसका अध्ययन अगर हम लोग बढ़िया से करें तो काफी वक्त लगेगा, समझे कि नहीं? और इसकी तुलना में जंतु ज्यादा है। जंतु क्या है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा जंतु हैं इसकी तुलना में, पेड़ पौधों की तुलना में। इसीलिए देखिए, क्योंकि जंतु की संख्या ज्यादा, जानवर की संख्या ज्यादा, इनके अंग ज्यादा है कि नहीं, इनमें बीमारियां ज्यादा, समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसको खाने के लिए मुंह है, इसको सांस लेने के लिए नाक भगवान बनाए हैं, इनमें ब्लड बहने के लिए अलग से धमनी गया हुआ है, और एगो जाइलम होगा, फ्लोएम होगा जो जल को पहुंचाएगा, खाद को पहुंचाएगा। कहीं सुने हैं कि पेड़ पौधे का ऑपरेशन कर करके अंग को ठीक किया गया है? लेकिन आप जंतु में देखिए तो इसका हर क्रिया करने के लिए अलग अलग शरीर में बनावट है कि नहीं है? तो इस आधार पर आपको पढ़ना ज्यादा वनस्पति विज्ञान पड़ेगा कि जंतु विज्ञान पड़ेगा? तो जंतु विज्ञान ज्यादा पड़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। अगर आप मनुष्य का अध्ययन कीजिएगा तो मनुष्य में 1000 तरह की बीमारी हो जाएगी, है कि नहीं? ये बहुत तरह के अंग हो जाएंगे। उसके बाद शेर है तो बाघ है, हुड़ार है तो बिल्ली है, कुत्ता है ना? अब मछली है, मछलियों में कई एक प्रकार की मछली है, समझ में आ रही है बात ना? घोड़ा है, जिराफ है, भालू है, शेर है, बाघ, तेंदुआ, चीता है ना, दरियाई घोड़ा। कौन कौन घोड़ा मिलेगा से कोई ठीक है? एक तरह। अब नलिये में जाएगा तो 100 तरह का कीड़ा मिलेगा, रेप्टेलिये में जाएगा तो सांप है, तो सांपों के मैंने कितना बहुत ज्यादा प्रजाति है, छिपकली है उसमें प्रजातियां हैं, ऊंट है उसकी प्रजाति, मैंने जीव जंतुओं में एक अंबार है, और उसका अध्ययन करना एक मायने रखता है। तो इन दोनों की तुलना में अगर देखें तो जंतु विज्ञान हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है, यानी कि अरस्तु ने ज्यादा अध्ययन किया थियोफ्रेस्टस से, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के बायोलॉजी का पिता जो है बनाया गया, किसको? अरस्तु को। तो बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब आ गया समझ में? तो यहाँ कभी मत घबराइएगा कि सर अरस्तु काहे बनाया गया और क्यों हुए, यहां तक समझ में आ गया? तो एक छोटा सा ही परिचय हम लोग दिए। बायोलॉजी शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा जान गए बायोलॉजी के बारे में, समझे कि नहीं? तो इस चीज को समझ में आ गया? अगर आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो इसी तरह से हम पढ़ाएंगे, अगर आप फिजिक्स पढ़िएगा तो हम इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। पहले उसका जनक, कैसे फिजिक्स, कौन सा फिजिक्स, है कि नहीं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फिजिक्स का आधुनिक पिता कौन, फिजिक्स का है ना प्राचीन पिता कौन, है ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप लोग? तो ये सब चीजों को बहुत जानना बहुत जरूरी है। भारत में फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? कौन है बताइए? पढ़े हैं ना? सत्येंद्रनाथ बोस, ये भारतीय पिता हो गए फिजिक्स के। आधुनिक पिता फिजिक्स के कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्राचीन पिता कौन थे? न्यूटन सर। आगे समझ में? समझ में आ गया बात? तो ये सब आपको न्यूटन जो है सब प्राचीन पिता में हो गए, आधुनिक पिता हो गए अल्बर्ट आइंस्टीन, और भारतीय पिता बोला जाता है सत्येंद्रनाथ बोस को। आगे समझ में ना? तो ये सब सारे चीजों को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। तो एक छोटा सा परिचय हमने बायोलॉजी का दिया। अब आपका चैप्टर हम शुरू करते हैं क्लास 10 का। शुरू कर दिया जाए? चलिए, अब हम लोग आपके क्लास का चैप्टर शुरू करते हैं, और आप जब पहला चैप्टर पढ़िएगा तो उसका नाम है, देखिए क्या नाम है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, अब बगल में लिखा हुआ है पोषण, जैव प्रक्रम एवं पोषण, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब देखिए, जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। एंड पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन।
जहां आपको स्पेलिंग गड़बड़ाए डॉक्टर वाला स्टाइल में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको इस पढ़ने के बाद डॉक्टरिया की तैयारी करते हैं हम लोग, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, है कि नहीं। तो डॉक्टर क्यों जो है से रगड़ करके लिख देता है, इसके पीछे यही वजह है। अरे कितना स्पेलिंग बेचारा याद करेगा, है कि नहीं। तो एक लाइन लिख दिया, रगड़ दिया, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब हैं बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए रगड़ के लिख रहे हैं, जबकि उनको आइए नहीं रहा है, स्पेलिंग नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, रगड़ेंगे। दोनों के दोनों काम हो गया, आपको समझ में भी नहीं आया और काम भी मेरा हो गया, है कि नहीं। तो जैव प्रक्रम एवं पोषण, आप हमको एक कुछ चीज का जवाब दीजिए, सजीव किसे कहेंगे। सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, तभी आप समझेंगे कि ये सजीव है कि नहीं। तो आप हमको बताइए सजीवों का लक्षण बताइए, सजीवों का लक्षण बताइए। कितना बच्चा को लक्षण याद है, जैसे लक्षण आप में क्या क्या चीज आपको दिखाई देता है बताइए। कोई भी आपसे पूछेगा कि हम सर कैसे जानेंगे कि ये सजीव है, ये जो है सर निर्जीव है, कैसे आप जानिएगा। तो देखिए ध्यान से, सजीवों के लक्षण को जानिए। सजीव गति करेंगे, क्या करेंगे, गति। गति बोले तो मोशन, चलेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे, श्वसन करेंगे, समझे कि नहीं। तो हम उस चीज से समझेंगे, जैसे ब्लड जो क्या करता है, ब्लड दौड़ते रहता है शरीर में, तो गति है कि नहीं उसमें, बोलिए। श्वसन क्रिया करते हैं तो हवा ऑक्सीजन शरीर में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो गति हो रहा है ना। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो गति हो रहा है ना। तो पहला लक्षण है कि कोई चीज सजीव होगा उसमें गति होना जरूरी है, उसमें गति होना जरूरी है। दूसरा लक्षण क्या है, सजीव होगा तो श्वसन क्रिया उसमें होगा। सजीव है तो उसमें क्या होगा, श्वसन क्रिया अनिवार्य है। अगर श्वसन क्रिया नहीं है तो आप लोग देखिए ना, आप लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया। नाक के पास ले जाते हैं अंगुली को, या हम लोग हाथ को ऐसे करके टोते हैं, या पेटवा पर हाथ रखते हैं कि सांस उस ले रहा है कि नहीं, यहाँ पे रख करके देखते हैं कि सांस ले रहा है, यानी कि श्वसन क्रिया हो रही है, तब तो भैया जिंदा है। नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, मर गया। यानी कि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है श्वसन क्रिया, समझे कि नहीं। अगर आपका श्वसन क्रिया कायम है तब तो ठीक है, नहीं तो है कि नहीं, मणिकर्णिका घाट तैयार है, समझे कि नहीं। अब तीसरा और क्या लक्षण है सजीवों का, तो सजीवों का लक्षण है उत्सर्जन। उत्सर्जन जरूरी है। उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जने की वजह से ना हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के किसी खास अंग से बाहर करते हैं, है कि नहीं। उत्सर्जन क्रिया में हम लोग शरीर में क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसके बाद सजीवों का लक्षण है वह पोषण करेगा। पोषण के मतलब है कि भोजन करेगा। क्या करेगा, भोजन करेगा। उसको जरूरी है भोजन, अगर भोजन नहीं करेगा तो कहानी उसका क्या है, गोल है। तो पोषण जो है से जरूरी है, ये सजीवों का लक्षण है। और क्या लक्षण है, तो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। तो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करेगा तो इसको क्या कहेंगे, जनन, प्रजनन। क्या कहेंगे, जनन या प्रजनन। जैसे आदमी आदमी को जन्म देता है, बंदर बंदर को जन्म दे रहा है, पेड़ पौधे को जन्म दे रहे हैं, कीड़े मकोड़ों को जन्म दे रहे हैं, सांप को जन्म दे रहा है, छिपकली को, मछली को जन्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तभी तो ये जीव चल रहे हैं, तभी तो ये जीव बरकरार है। अभी अगर प्रजनन की क्रिया नहीं होगी तो क्या जीवों का अस्तित्व रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है, समझे कि नहीं, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना। समझ में आ रहा है बात। अब इस बात को देखिए, गति है तो मोशन जरूरी है, क्लियर हो गया। श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रेशन कहते हैं ना, तो रेसिप्रेशन भी बहुत क्या है, जरूरी है। इसके बाद है क्या चीज, उत्सर्जन। उत्सर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन। समझ में आ रही है बात ना। उसके बाद पोषण है तो पोषण को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। और जनन है तो जनन को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो अगर ये सब सारे चीज आप में मौजूद हैं तो आप सजीव हैं। अगर आप में मौजूद नहीं है तो आप सजीव की श्रेणी में नहीं होंगे। क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक है यहाँ पे, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है इसका, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ
प्रोसेस। ये है क्या चीज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे? लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है क्या चीज? तो देखिए लाइफ प्रोसेस के बारे में ध्यान से समझिए। वे सारी क्रियाएं, क्या चीज? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है। शरीर का क्या होता है? मेंटेनेंस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कैसे? वे सारी क्रियाएं, देखिए ध्यान से, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा है कि नहीं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी सजीवों में क्या होता है? सभी सजीवों में या सभी सजीवों का अनुरक्षण। सभी सजीवों का क्या कर देंगे? अनुरक्षण। सभी सजीवों का अनुरक्षण। सर ये अनुरक्षण क्या है? तो भैया अनुरक्षण नमवा टेढ़ा है, लेकिन आप नाम सुने हैं अंग्रेजी में मेंटेनेंस। जैसे अभी आप इतना बढ़िया से बैठे हुए हैं या स्मार्ट दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? मेंटेनेंस की वजह से। शरीर का मेंटेनेंस किए हुए हैं, जिम जा करके शरीर का मेंटेनेंस किए हुए हैं, पूरा खा पी करके। खा रहे हैं कुछ है नहीं, जाके जिम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सब हड्डी गुड्डी सब टूट के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुरक्षण। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अनुरक्षण। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी सजीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण होता है। इसको लिख देते हैं मेंटेनेंस। है ना? होता है, मेंटेनेंस होता है, यानी कि अनुरक्षण होता है। अब मेंटेनेंस कैसे होगा? अरे भैया आप जीवित कैसे रहिएगा? जीवित रहने को ना मेंटेनेंस कहते हैं। आप जीवित हैं, रहिएगा, उसके लिए अनुरक्षण कैसे कीजिएगा? मैंने कैसे क्या कीजिएगा कि आप जीवित रहिए? क्या क्या चीज कीजिएगा? तो देखिए ध्यान से समझिए। जीवित रहने के लिए मैंने मेंटेनेंस करने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरत है? भैया अभी तो पढ़े, श्वसन क्रिया जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? श्वसन क्रिया की। श्वसन क्रिया नहीं होगा तो आप जीवित रह जाइएगा। जीवित रहने के लिए और क्या चीज जरूरत है? तो पाचन क्रिया की। किस क्रिया की? पाचन क्रिया की। जीवित रहने के लिए और क्या चीज की जरूरत है? तो उत्सर्जन क्रिया की। किस चीज की जरूरत है? उत्सर्जन क्रिया की। जीवित रहने के लिए और क्या चीज की जरूरत है? तो परिवहन क्रिया की। परिवहन समझते हैं ना? अरे भैया परिवहन का मतलब होता है कि ब्लड आपके शरीर में परिवहन करता है। बोलिए। अब परिवहन करता है तो ऑक्सीजनवा के ढोढ़ा के ले जाता है? ब्लड में ना ले जाता है जी, हीमोग्लोबिनमा। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कौन निकालता है? तो ये ब्लड में ना ले जाता है। आपके शरीर के आवश्यक जो पोषक पदार्थ है उसको के ढो करके सब जगह पहुंचाता है? तो ब्लड। और जो ढो करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाए उसी को क्या कहते हैं? वाहन। क्या कहते हैं? वाहन। तो दूसरा चीज को ले जाएगा तो दूसरा चीज को मैंने बाहरी चीज को उठा करके दूसरे जगह पहुंचा देगा तो उसको बोलेंगे परिवहन। तनी भाषा में बता दिए, परिवहन। आगे समझ में क्लियर हो रहे हैं? तो ये सब जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो इसी चीज को ये हमारे लिए क्या है? ये सब क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। जरूरी नहीं रहेगा तो होगा शरीर में मेंटेनेंस। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं से शरीर क्या होता है? मेंटेनेंस करता है। इन्हीं से शरीर क्या करता है? मेंटेनेंस में रहता है। इन्हीं से शरीर क्या रहता है? मेंटेनेंस रहता है। अब आ गया समझ में? तो ये बहुत क्या है? जरूरी है। ये क्या है? बहुत जरूरी है। आ गया समझ में? मेंटेनेंस का मतलब कि जीवित रहना है कि नहीं? मेंटेनेंस का मतलब सिक्स पैक्स बनाना नहीं। ये तो आप अपने स्मार्ट दिखने के लिए बनाते हैं, ज्यादा दिन तक और बढ़िया से रह सके इसके लिए बनाते हैं। कितना हूं जिम में कसरत कीजिएगा तो मरना है, ये है कि नहीं? तो भैया सारा चीज जरूरी है।
अब याद रखिएगा पोषण के बारे में, क्योंकि चैप्टरवा के नंबर जो पहले है उसको क्लियर कर देते हैं। चैप्टरवा का नंबर है जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो जैव प्रक्रम तो समझ गए, लाइफ प्रोसेस, लाइफ को प्रोसेस रखने के लिए ये सब जरूरी है, समझ में आ गई बात ना। और सबसे जरूरी है भोजन करना। सबसे जरूरी क्या है? भोजन करना। उसी को बोलते हैं क्या चीज? पोषण। सब डिपेंड है किस पर? पोषणे पर। श्वसन क्रिया भी डिपेंड है भोजन पर, उत्सर्जन भी होगा भोजने करने पर, सारी क्रियाएं होंगी पोषणे पर। आ गया समझ में? तो पोषण सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो ये कहेंगे किसको? तो इसका 2-3 गो परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। एगो दूगो पोषण की परिभाषा नहीं बन सकती है। कैसे बन सकती है? जैसे पहले देखिए कैसे हम लोग देंगे। पोषण क्यों जरूरी है? तो जीवन संबंधी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कैसे? सुचारू रूप से चलाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो इसको लिखते हैं जीवन संबंधी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन करते हैं। क्लियर हो गया? जीवन संबंधी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन करते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, भोजन खाली यही क्रिया को चलाने के लिए ही करते हैं? नहीं, टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत करने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत करने के लिए। तो जीवन संबंधी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब यहां से एक और बात बदलते हैं, समझे कि नहीं? जीवन संबंधी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए और साथ ही और क्या कर देते हैं? साथ ही कोशिका की मरम्मत के लिए। कोशिका की मरम्मत के लिए, मरम्मत के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। आ गया समझ में? अब भोजन करने को ही क्या कहते हैं? पोषण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को पोषण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आ गया समझ में? तो पोषण की परिभाषा क्या दे दी? जीवन संबंधी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साथ ही कोशिका की मरम्मत के लिए भोजन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। इस मरम्मत कैसे करता है? कि भोजनवा में रहता क्या क्या चीज है कि हमारे शरीर को मेंटेनेंस करता है या शरीर को बढ़िया से रखता है। तो देखिए, शरीर को हर चीज को ऊर्जा चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? काम करने के लिए ऊर्जा। ऊर्जा की प्राप्ति, कौन ऐसा भोजन करेंगे कि ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो भैया कार्बोहाइड्रेट जिसमें रहेगा वो ऊर्जा देगा। अब कार्बोहाइड्रेट सर किस में मिलेगा? तो चावल जम के खाइए। समझ में आ रही बात ना? तो अब देखिए, आप जानते ही हैं कि चावल खाने से, रोटी खाने से, आलू खाने से क्या चीज शरीर को मिलता है? ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है, वसा की जरूरत है। वसा से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के कहां से सर मिलेगा? तो घी खाइए, है ना। जितना तेल वाला पदार्थ है वो खाइएगा तो उससे क्या मिलेगा? वसा की प्राप्ति होगी। शरीर को बढ़ाना है, अगर आपको शरीर को विकसित करना है, पूरा लंबा चौड़ा बनाना है, तो आपको प्रोटीन की जरूरत है। वृद्धि करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन की। प्रोटीन सर कहां मिलेगा? तो जितना दलहन चीज खाइएगा उस सब में क्या मिलेगा? प्रोटीन की प्राप्ति होगी। क्या चीज की प्राप्ति होगी? प्रोटीन की प्राप्ति होगी। सर शरीर को चाहिए विटामिन, क्योंकि अंग जो है सर विटामिन चाहते हैं। जैसे अगर आपका शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको रतौंधी की बीमारी हो जाएगी, आंख से दिखना बंद हो जाएगा। समझे कि नहीं? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से मुंह में खराबी होना शुरू हो जाएगा। बी की कमी से आपका त्वचा रोग होने लगेगा। तो इन सारे चीजों की कमी नहीं हो, इसके लिए भोजन में ऐसा भी चीज चाहिए जिसमें विटामिन की प्राप्ति हो। पूरा हरा साग सब्जी फल दूध खाइए ना, विटामिन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
सारा चीज भोजन में उपलब्ध है। सारा चीज किसमें उपलब्ध है? भोजन में उपलब्ध है। आपको शरीर के लिए इनके अलावा भी बहुत सारा चीज चाहिए। जैसे अगर हड्डियों को मजबूत रखना है तो कैल्शियम चाहिए, दांतों को मजबूत रखना है तो क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, ब्रेन को मजबूत रखना है तो सोडियम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन सारे चीजों की जरूरत है। आपके शरीर को पोटेशियम चाहिए। कहां से मिलेगा? तो पानी के साथ, जो आप पानी पीते हैं उसमें सारा चीज मौजूद होता है। ये इतना ही चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। सब चीज छोटी मात्रा में चाहिए। सोडियम आपको मिल जाता है कहां से? नमक खाते हैं वहां से मिल जाता है। आयोडीन आपके शरीर को कहां से मिलता है? जहां से खाते हैं। आप पानी पी लीजिए तो पानी से सारा चीज मिल जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो शरीर को जो जो चीज चाहिए उसको देख लीजिए। सर कैसे तक गया? शरीर को चाहिए क्या क्या चीज? भोजन जो कहे, भोजन चाहिए। भोजन में है क्या क्या चीज? तो भोजन में मिल जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। आ रहा है समझ में? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कैसे हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिल जाएगा? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल जाएगा? ऊर्जा। ये आपको मिलेगा किसको खाने से? चावल, रोटी, आलू वगैरह खाइए, सारा चीज मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट पूरा भरपूर तरीके से मिलेगा। समझ में आ गई बात? आप वसा खाइए। वसा किससे से मिलेगा? तेल से। समझ में आ रही है बात ना? देखिए, अंडा देखें, अंडा, तो अंडा का पीला भाग खाइए। अंडा का पीला भाग, अंडा में दो भाग होता है। जैसे जब फोड़ के निकालेगा तो दो भाग निकलेगा। तो देखते हैं अंडवा को जब फोड़ कर छुलगोइया को बाहर कर देता है तो वो ऐसे करेगा तो बस पीला पदार्थ निकलेगा। वो प्योर वसा है जिसको आप भून भान करके खा जाते हैं ऑमलेट के रूप में। लेकिन जो आप उजला वाला खाते हैं, उजला का भी खाते हैं ना, तो अंडा का उजला भाग से क्या मिलता है? अंडा के उजला भाग से प्रोटीन मिलता है। और अंडा के पीला भाग से क्या मिलता है? तो वसा मिलता है। समझ में आ गई बात? और उजरका भाग से क्या मिलेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन किसके लिए जरूरी है? शरीर की वृद्धि के लिए। किसके लिए जरूरी है? शरीर की वृद्धि के लिए। प्रोटीन जाइए, याद रखिएगा, शरीर के वृद्धि के लिए प्रोटीन ही चाहिए। बढ़िया प्रोटीन नहीं मिलेगा तो ज्यादा आपका शरीर का विकास नहीं करेगा, अंग का विकास नहीं करेगा। समझे कि नहीं? तो ये कहां मिलेगा? दाल में। दूध खाइए पूरा, प्रोटीन में आपको मिलेगा जबरदस्त। अंडे का सफेद भाग खाइए, अंडे का सफेद भाग। तो अभी तो बताया था कि सफेद भाग से प्रोटीन और पीला भाग से वसा। क्लियर हो गए? तीसरा चीज है विटामिन। विटामिन जरूरी है। क्यों जरूरी है? रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। ये किसको बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। कौन? विटामिन क्षमता को बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता को कैसे बढ़ेगा? तो आप साग सब्जी खाइए, फल खाइए, साग सब्जी खाइए और फल खाइए पूरा कूट कूट के। समझ में आ रही है बात ना? ये खाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? विटामिन मिल जाएगा। अब खनिज लवण के रूप में क्या चाहिए शरीर को? कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, आयरन चाहिए। हाँ जी, बढ़िया बोलता है ये लड़का। आयरन चाहिए। तो ये सब क्या है? खनिज लवण है। क्या है? खनिज लवण। समझे कि नहीं? ये सब सारे चीज आपको जल पीजिए, मिल जाएगा। ये जल में घुले रहते हैं, ये जल में घुले रहते हैं। या अलग से खाना चाहिएगा तो नमक वगैरह खाइए, केला खाइए, ये सब खाइएगा तो आपको ये सब सारा चीज की प्राप्ति होती रहती है। समझे कि नहीं? तो ये सब चीज किसके अंतर्गत में आएंगे? पोषण के अंतर्गत में। किसमें आएंगे? पोषण। क्लियर हो रहे हैं? यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को?
अब देख लीजिए आगे। अब इसमें अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखिए और पोषण, पोषण थोड़ा सा और देखते हैं। अभी पोषण समझे कि नहीं? आखिर पोषण क्यों करते हैं, ये भोजन क्यों करते हैं, पोषण क्यों करते हैं? आपसे कोई पूछ दिया पोषण क्यों करते हैं, पोषण क्यों करते हैं, मैंने भोजन क्यों करते हैं, है कि नहीं? पोषण क्यों करते हैं? अभी तो बता दिए, बोलो अभी तो बताए, बोलो अभी नहीं लिखे जी। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन करते हैं, कोशिका की मरम्मत के लिए भोजन करते हैं, हो तो गया। टूटा फूटा कोशिका की मरम्मत के लिए क्या करते हैं? भोजन। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं? भोजन। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन। शरीर की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? भोजन। आ रहा समझ में? तो आपसे क्वेश्चन यही ना हम पूछे, क्या पूछे बोलो, क्या क्वेश्चन पूछे हम, जल्दी बता, बोल पहला बोल। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्लियर हो गया? दिमागवा लगा। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए दिमाग लगाया है, और टूटी फूटी कोशिका की मरम्मत के लिए। और क्यों करते हैं? रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए। और क्यों करते हैं? शरीर वृद्धि के लिए, शरीर वृद्धि के लिए, यही लगे ना भोजन करते हैं, बोलिए। तो जब इसके लिए भोजन करते हैं तो ये हो गया पोषण, ठीक है ना? अब हम लोग खाने के आधार पर भोजन को कितने भाग में बांटेंगे? खाने के आधार पर नहीं समझे? खाने के आधार पर का मतलब होगा कि पोषण जो है, हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन या तो स्वयं से भोजन कर सकते हैं या दूसरे पर आश्रित होकर के भोजन कर सकते हैं। उस आधार पर अगर हम लोग देखें तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो यही हम बोल रहे थे, खाने के आधार पर पोषण के प्रकार नहीं, खाने के आधार पर पोषण के प्रकार। खाने के आधार पर पोषण के प्रकार किसको कहेंगे? कितना प्रकार के? दो प्रकार के। लेकिन यहाँ पे पोषण कहेंगे किसको? तो देखिए ध्यान से, ग्रहण, जिसे भोजन ग्रहण किया जाता है, तो हम लोग इसे भोजन ग्रहण तो मुख से किया जाता है, तो मुख से जो करते हैं, जो चावल दाल ये सब जो खाते हैं, क्या इसका निर्माण स्वयं हमारा शरीर कर रहा है कि हम कहीं दूसरा जगह से ला रहे हैं? तो अगर हम दूसरा जगह से ला रहे हैं तो हम परपोषण हो गए, आज जो परपोषण हो गए। और जो स्वयं तैयार कर ले रहा है उसको क्या कहेंगे? स्वपोषण। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस आधार पर देखेंगे पोषण खाने के आधार पर, इसीलिए लिखे थे खाने के आधार पर पोषण, खाने के आधार पर पोषण। तो कैसे लिखेंगे कि वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। सजीव अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आगे समझ में? वह विधि, जिस विधि से सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे भी तो पोषण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसे भी पोषण कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो उसको भी पोषण कहेंगे। तो यहां पे देखिए ध्यान से, पोषण। और इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो पोषण को हम दो भाग में विभाजित कर देते हैं। एक को बोल देते हैं क्या चीज? स्वपोषण। समझे कि नहीं? स्वपोषण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। क्या जी? और एक होता है किसका? एक और क्या होता है? परपोषण।
पर पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। ये हो गया स्वपोषण, एक हो गया पर पोषण। स्वपोषण बोले तो स्व पोषण, पोषण माने भोजन और स्व माने स्वयं। समझ में आ रही है बात? स्व माने स्वयं माने खुद से, खुद से जो भोजन करे, खुद से जो भोजन का निर्माण करके कर ले, उसी को क्या कहेंगे? स्वपोषण। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा पोषण, वैसा पोषण। समझ में आ रही है बात? वैसा पोषण जिसमें सजीव, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, जिसमें सजीव अपना भोजन कैसे बनाए? खुद बनाते हो अपना भोजन, खुद बनाते हो, खुद बनाते हो। तो बोले सर हमने का दूसरा ही बनावा है जाकर के, हम लोग भी तो अपने ही घर में बनाते हैं। वो कहने का मतलब नहीं है कि अपना घर में बनाते हैं तो खुद से भोजन हो गया। अरे भैया आप चावल लेते हैं, आप भोजन में क्या क्या चीज करते हैं जरा बताइएगा हमको। चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चोखा चटनी भुंजिया अचार सब्जी पापड़ सब बनाते हैं। तो आप कभी सोचे कि चावलवा कहां से आया? चावल कहां से आया? ऊपर से भगवान टपका रहे थे क्या? आपके घर में बड़ा बड़ा गिरा रहे थे क्या कहीं से? अरे भैया वो भी कहीं ना कहीं फसलों से आया है। फसल बोले तो पौधा, तो यानी कि चावल की प्राप्ति किससे हुई? पौधा से। सब्जी की प्राप्ति किससे हुई? पौधा से। दूध की प्राप्ति किससे हुई? जानवर से। मीट मुर्गा जो खाते हैं उसकी प्राप्ति कहां से होती है? जानवर से। समझ में आ रही है बात ना? तो अब बताइए ये सब सारे चीज की प्राप्ति कैसे हो रही है? आप खुद शरीर से पैदा कर ले रहे हैं कि बाहरी चीजों पर निर्भर हैं? तो बाहरी जब चीजों पर निर्भर हैं तो हम अपना भोजन, हम लोग जो है भोजन के लिए दूसरे पर न निर्भर रहे। अगर चावल उपजना बंद हो जाएगा तो चावल की प्राप्ति होगी, गेहूं उपजना बंद होगा तो गेहूं की प्राप्ति होगी। क्या कर रहे हैं? हटाइए सबको, हटाइए सबको। आप आलू भी अगर उपजना बंद हो जाए तो आलू की प्राप्ति कर सकते हैं? यानी कि हम अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए हम स्वपोषण नहीं है। लेकिन आप पेड़ पौधा को देखिए तो, कभी पेड़ पौधा को देखे हैं कि केकरो ही से जाकर के चावल लेकर के आया हो, दाल लेकर के आया हो, मार एकदम गैस लगी लाइन में लगा हुआ है, देखे हैं कहीं नो? कभी पेड़ पौधा को भोजन बनाते हुए देखे हैं? सोचिए जरा सा, हम जो बोल रहे हैं से पेड़ पौधा को भोजन बनाते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो वो जिंदा कैसे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि भोजन नहीं करते हैं। पेड़ पौधा को आप नहीं देखे हैं भोजन बनाते हुए, भोजन करते हुए, तो फिर वो जिंदा कैसे हैं? आज यहाँ विज्ञान कह रहा है कि जब तक आप भोजन नहीं कीजिएगा तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो उनके शरीर में स्वयं भोजन का निर्माण हो रहा है, वे अपना भोजन खुद से बना ले रहे हैं, खुद से बना भी ले रहे हैं, खुद से कर भी ले रहे हैं। तभी तो वो धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, तभी तो वो धीरे धीरे विशालकाय होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं रोज प्रतिदिन। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं सो? मतलब ये हो गया कि पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए हम लोगों की तरह दूसरे पर निर्भर नहीं है। वे अपना भोजन स्वयं निर्माण कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। इसीलिए वे कौन से पोषण के आधार पर वे कौन से पोषण में आएंगे? तो स्वपोषण में आएंगे। किसमें आ जाएंगे? स्वपोषण में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल हम देंगे क्या भाई? तो सभी पेड़ पौधे, क्या दे देंगे उदाहरण में? सभी पेड़ पौधे। सभी पेड़ पौधों को हम लोग स्वपोषित जीव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? स्वपोषण करने वाले जीव जंतु कह सकते, जीव जंतु कह जीव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? किसको कह सकते हैं? सभी पेड़ पौधों पर। कभी आप गौर किए हैं
कि पेड़ पौधों को भोजन के लिए कौन कौन से चीज जरूरी है? बोलिए, कौन कौन सा चीज जरूरी है? तो इनको सबसे ज्यादा जरूरी है सूर्य का प्रकाश। इनको सबसे ज्यादा जरूरत है क्या चीज का? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का क्या चाहिए? प्रकाश। वायुमंडल से क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इनको जल का भी जो जरूरत रहता है, तो जल आपसे बाल्टी से नहीं मंगवाएंगे, इनके हम मोटर नहीं गड़ा हुआ है, इनकी जड़ें जो हैं जमीन से अपने आप जल निकाल लेती हैं। तो जल की प्राप्ति कहां से होगा? जड़ से। कहां से होगा? जड़ से। मैंने ये लिखना जरूरी नहीं, मैंने जल चाहिए। क्या चाहिए? जल चाहिए। और एक चीज बहुत जरूरी है इनमें, ये क्लोरोफिल इनको शरीर में रहता है। समझे कि नहीं? क्लोरोफिल का ही काम है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। अगर हम लोगों का भी स्वपोषण शरीर इसी तरह से हो जाता, तो आपके भी शरीर में अगर क्लोरोफिल रहता तो स्वपोषण हो जाता। समझ में आ रही बात ना? लेकिन हम लोगों के शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा, क्लोरोफिल को ही बोलते हैं क्या चीज? पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। समझ में आ रही है बात ना? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, इनके भोजन के लिए। बाकी पूरी प्रक्रिया ये अपने से कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के शरीर में देखिए तो क्या रहता है? वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद न बना करके भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हो। हम लोग तो सब दिन निर्भर रहे हैं। तनी सुन पानी ना पड़ेगा तो जा इन साल धाने चावल न होगा, है कि नहीं? तनी सुन ईरान में और इजराइल में युद्ध चल रहा है, बस गैस के लिए रोज लाइन में मारामारी हो रहा है। जैसे गैस कोई भरवा ले रहा है ना, सिलेंडर लेके आ जा रहा है, जैसे लग रहा है कि कितना बड़का वो ब्रॉन्ज और सिल्वर और गोल्ड मेडल लेकर के आ गया है, मार घर में उसका आरती दिखाया जा रहा है। कहा भैया तो ये इतना बहादुर मेरा बेटा है कि गैस लेकर के आ गया है। ये परिस्थिति हो गया। यानी कि हर चीज के लिए हम लोग किस पर निर्भर हैं? दूसरे पर निर्भर हैं। आ गया समझ में? तो देखिए, एक आदमी कल हमको बोला कि सर हमको पास सिलेंडर के लिए हम जा रहे हैं कलकत्ता। अभी बताइए क्या जुग आ गया, सिलेंडर के लिए कलकत्ता गया है लाने के लिए। तो एक से एक धरती पर आदमी है। तो वैसा पोषण जिसमें सजीव, वैसा पोषण जिसमें सजीव, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो। खुद क्या है? नहीं बनाता हो, बल्कि अपना भोजन के लिए, बल्कि अपना भोजन के लिए, बल्कि अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो? दूसरे पर। दूसरे पर क्या हो? निर्भर रहता है। दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे पर माने किकरा पर? राक्षस उक्षस पर नहीं, दूसरे पर निर्भर रहता है, मतलब पादप पर, है ना, जीव पर। समझे कि नहीं? पादप या जीव पर। आया समझ में? अब निर्भर, जैसे दूध की प्राप्ति के लिए जीव पर निर्भर है, मांस की प्राप्ति के लिए जीव पर निर्भर है, अंडा की प्राप्ति के लिए जीव पर निर्भर है। समझ में आ रही है बात? लेकिन चावल की प्राप्ति के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर है, फल की प्राप्ति के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर, दाल की प्राप्ति के लिए पेड़ पौधा पर निर्भर है। समझे कि नहीं? तो पादप या जीव पर क्या है? निर्भर रहता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। आ गया समझ में? कि कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा।
यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया, और इस हिसाब से आप समझ भी रहे होंगे कि किसको स्वपोषी कहेंगे और किसको परपोषी कहेंगे। हम ही लोग नहीं, सब जंतु, सब जंतु। गाय, गाय किस पर निर्भर है? घास पर, तो पेड़ पौधा ना है। गाय में क्षमता है अपने से भोजन बनाने की? नहीं क्षमता है। हम लोग में क्षमता है अपने से भोजन बनाने की? अपने से भोजन बनाने की क्षमता सिर्फ किसमें है? पेड़ पौधा के पास है। किसके पास है? पेड़ पौधा। उसको कुछ नहीं चाहिए, आप कभी नहीं उसको मदद करते हैं, वो अपना मदद स्वयं कर लेता है अपने आप से। सिर्फ उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल तो है उसके अंदर में, और जमीन से जल ले लेता है कि नहीं? उसके अंदर में कैपेसिटी है। तो इसके आधार पर स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण को अपनी ठाठ से पढ़ेंगे। देखिए, कभी भी मोबाइल मेरा बंद हो सकता है, बैटरी लो हो गया है, तो बंद हो जाएगा तो समझ लीजिएगा, पढ़ाई अगर बंद हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये खत्म हो गया है, बैटरी क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। समझे कि नहीं? और जब तक चल रहा है तब तक पढ़ा रहे हैं। तो अब चलिएगा स्वपोषण। क्या पढ़ लेंगे? स्वपोषण। दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? स्वपोषण क्या पढ़ रहे हैं? स्वपोषण। स्वपोषण के अंतर्गत में कौन कौन जीव आ जाएंगे? तो सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत में आ जाएंगे? स्वपोषण में आ जाएंगे। समझ में आ गया? पेड़ पौधे का पत्ती का रंग कैसा होता है? जल्दी से बताइए, क्यों होता है? यस, तो हम ये भी लिख रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों के पत्ती हरा क्यों होते हैं? पेड़ पौधे के पत्ती हरा क्यों होते हैं? बता, जोर से बोल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। लिख दिए? समझ में आ गया बात? क्लोरोफिल के कारण। पत्ती को आप ध्यान से देखिए तो जरा सा, ऐसी ना पत्तियां रहता है जी। बोल जरा, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले भाई, सुन ना ले। हम कहते हैं कि जोर से बोल, सब कोई सुन ले, है कि नहीं? पत्तियां, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, तनों में भी पाए जाते हैं, पत्तियों में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों में भी पाए जाते हैं। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? बहुत जोर से बोलिए, कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाए। पत्तियों में क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। समझे कि नहीं? अब देखिए, पत्ती, पत्ती का जो बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं उसको? आपके भी शरीर में जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहते हैं? चमड़ा के ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ओकरो बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस रहता है। इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इन पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में रहता क्या है? हरित वर्णक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित वर्णक। और इसी के अंदर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। समझे कि नहीं? ये हो गया हरित वर्णक। क्लोरोफिल को कहते हैं पर्ण हरित। क्या कहते हैं? पर्ण हरित। समझ में आ गया? तो इसको लिख देते हैं कि इसी के अंदर, इसी के अंदर, मैंने किसके अंदर में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, इसी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोले तो क्या चीज? पर्णहरित। क्या चीज पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। अब आ गया समझ में? क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। इनमें पाए जाते हैं उत्तक है, जटिल अस्थाई उत्तक है, जिसका नाम है जाइलम, और एक का नाम है फ्लोएम। है कि नहीं? कैसे उत्तक है पेड़ पौधे के? जटिल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक में तीन चीज, पीसीएस, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा भी कितना तरह का? दो तरह का, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। आ गया समझ में? और जटिल अस्थाई उत्तक में क्या क्या चीज? दो चीज, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम से जल, जल के लेके जाएगा, जड़ ऊपर पहुंचा देगा,
जड़ खींच के लाएगा, पानी को ऊपर पहुंचा देगा। एक दैसिक होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है जाइलम, समझे कि नहीं। अब फ्लोएम पतियां, फ्लोएम का काम है भोजन निर्माण करना, भोजन को सब जगह ले जाना। और दोनों को कहेंगे संवहन उत्तक, क्योंकि वहन कर रहा है साथे साथे, संवहन उत्तक, समझे कि नहीं। तो पतियां भोजन बनाएंगी, ये भी ऊपर ही में जाएगा, तो जड़वा के पहुंचाएगा, तो उस सब जगह जाता है, समझे कि नहीं। द्विदैशिक होता है, ऊपर में भी और नीचे में भी, समझ में आ गया बात। तो जड़ से पानी, जड़ से पानी को कहां तक पहुंचाता है, पानी को पत्ती तक पहुंचाता है, पत्ती तक पहुंचाता है। कौन सा उत्तक, जाइलम उत्तक, आगे समझ में। अब फ्लोएम उत्तक क्या करता है, जब पत्तियां भोजन बना लेती है तो बने भोजन को सब जगह पहुंचाता है, सब जगह पहुंचाता है। और जो चीज पहुंचाएगा वो हो जाएगा परिवहन, इसलिए इसको कौन सा उत्तक कहते हैं, परिवहन उत्तक। चलिए आओ बढ़िया नाम बोलिए, परिवहन का मतलब संवहन, संवहन उत्तक, बोलिए, पूछिए। संवहन उत्तक, उसको क्या कहते हैं, संवहन उत्तक। अब देखिए होता क्या है, समझिए, होता क्या है इसको समझिए, होता क्या है उसको समझिए ध्यान से। आइए इधर देखिए, पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। हाँ बोलिए, बोलिएगा ना, बस अब 3 मिनट। देखिए ये वायुमंडल से कौन सी गैस लेता है, जड़वा क्या करता है, जल। चारे को चीजें चाहिए, इसमें ज्यादा चीज नहीं चाहिए, लिखे थे ना, इसके पीछे वाला में देखिए ना जी, चारे चीज चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्लोरोफिल जरूरी है। क्लोरोफिल कब काम करेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा तब, सूर्य का प्रकाश रहेगा तब। क्लोरोफिल तभी काम करता है जब सूर्य का प्रकाश है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, समझ में आई बात। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है कि क्लोरोफिल वा करता क्या है जानते हैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा उसको खींचता है अपनी ओर, पत्तियां जो है उसको क्या करता है, खींचता है। और जैसे ही वो एनर्जिया को खींचेगा तैसे ही जमीनमा से जो जड़वा है ना, वो पनिया को धाक से पहुंचा देगा पत्ती को, नीचे से कहां पहुंचा देगा, पत्ती को। आओ जल पहुंच गया। आओ पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं छिद्र, जिसको बोलते हैं अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। उसी के माध्यम से उसमें एक और पावर है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेगा। जैसे कैसे मछलियों में पावर है कि जलवा में से जलवा को पीता है, घुसता है गल्फवा में, तो पनिया अलगे हो जाता है, ऑक्सीजन अलगे हो जाता है ना। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, खींच लेता है, और उकरा में से किसको खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया, जल इसको मिलिए गया, और क्लोरोफिल किसको खींच लिया, सूर्य के प्रकाश को। समझ में आ रही बात। तो यहां सौर ऊर्जा को बदल दिया गया है, सूर्य का ऊर्जा लिया लेकिन इसको ही बदल दिया, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। काहे रासायनिक ऊर्जा उसको बोलेंगे, क्योंकि देखिए काहे रासायनिक ऊर्जा बोलेंगे से समझिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, आई जो जल लिया, ये दोनों सूर्य का प्रकाश जैसे ही लिया और ये दोनों से मिला, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करने लगा। क्या करने लगा, रिएक्शन करने लगा। और रिएक्शन जब किया तो यही दोनों चीज से इनका भोजन बनता है, इन्हीं दोनों चीज से इनका क्या बनता है, भोजन। तो भोजन जो बना उसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6, CH दोनों मिला करके O। कोई फालतू चीज आया है क्या। सूर्य का जैसे ही प्रकाश आया, क्लोरोफिलवा उसको जैसे कैसे सौर वाला उसको खींच लेता है, वैसे ही खींचना का खाली काम है इसका, किसका, क्लोरोफिल का।
और इसी के अंतर पतिये में तो दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और जल भी है। अब पतिये में भी खींच लिया, जैसे ही सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में दोनों आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन का मतलब है कि दोनों एकदम कोहराम मचाया, समझे कि नहीं? तो जैसे ही अंदर अंदर कोहराम मचाया तो रिजल्ट क्या आ गया? भोजन बन गया। किसका भोजन है ये? पेड़ पौधे का। किसका भोजन है? पेड़ पौधे का। आ गया समझ में? इसी को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोज। समझ में आ गया बात? भोजन बन गया, भोजन इसका निर्माण हो गया। लेकिन भोजने नहीं निर्माण हुआ। अब इसके साथ देखिए, जब ऐसा, हमको कहने का मतलब है भैया कि जब हम कोई चीज को बनाने के फेरा में रहते हैं तो अल बल भी चीज निकलता है ना बाहर। तो पेड़ पौधों जैसा हम ही लोग भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट निकल जाता है, वसा निकाल लेता है शरीर हमारा, प्रोटीन निकाल लेता है और सब यूज करने लगता है। लेकिन जो बच जाता है भोजन, उसको हम लोग उत्सर्जन क्रिया करके बाहर कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? तो अब पेड़ पौधा जब ऐसा किया तो इसका भोजन बन गया, और जैसे ही भोजन बना तो इसके शरीर से उत्सर्जन के तौर पर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या चीज बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, जिसका इस्तेमाल कौन करते हैं? हम लोग। पेड़ पौधा के अलावा सब जीव जंतु इसका इस्तेमाल करता है। प्लस साथे साथे क्या निकलता है? जल। क्या निकल जाता है? जल। कैसे निकलता है? वाष्प के रूप में। कैसे? वाष्प के रूप में। आ गया समझ में? यही इसी को क्या बोलेंगे? भोजन। यही भोजन निर्माण हो जाता है किसका? पेड़ पौधे का। अब जरा इसको बैलेंस कर लीजिएगा, तो यहाँ 6 लगा दीजिएगा, यहाँ 12 लगा दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं लगाइएगा, यहाँ फिर 6 लगा दीजिएगा, और यहाँ पर भी 6 लगा दीजिएगा। ये बैलेंस करने के लिए है। केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा कि कैसे बैलेंस करना है। जैसे देखिए, बैलेंस का मतलब है कि कार्बन इधर 6 तो इधर भी कार्बन 6 होना चाहिए। ऑक्सीजन हो गया इधर, देखिए 12 गो इसमें और 6 दूनी 12 गो इसमें, 24 गो। यहाँ 6 गो और यहाँ 12 गो, 12 6 18 और 6 गो यहाँ कै गो हो गया? 24 गो हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन चाहिए कै गो? 24 गो। यहाँ हाइड्रोजन 12 और यहाँ 6 दूनी 12, 24 गो हो गया। तीनों चीज की बराबरी हो गई, तीर के इधर भी और तीर के इधर भी। इसको कहते हैं बैलेंस करना। यहाँ क्या हुआ? इस चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, प्रकाश को संश्लेषित किया गया। किसके द्वारा? पतियों के द्वारा। तो यह क्रिया को कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण हुआ। यहाँ क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण हुआ। क्लियर हो गए? यहां क्या हुआ? तो यहां प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला गया? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदला गया? रासायनिक ऊर्जा में बदला गया। रासायनिक ऊर्जा क्यों कहे? तो अरे भैया, दोनों आपस में रिएक्शन करके कोई सूत्र का निर्माण नहीं किया। तो सूत्र किसको बोलते हैं? रसायन शास्त्र में सूत्र बोलते हैं रसायन शास्त्र, रासायनिक ऊर्जा। समझे कि नहीं? तो रासायनिक ऊर्जा बना के, कौन सा ऊर्जा बना? रासायनिक ऊर्जा में। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना चीज जरूरी है? 4 चीज। कौन कौन? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज? क्लोरोफिल। 4 चीज की जरूरत है। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन में जो निकालता है उसमें किसकी जरूरत होती है? पेड़ पौधों में अस्टोमेटा की। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए किसका चीज चाहिए? अस्टोमेटा चाहिए। पेड़ पौधे में क्या चाहिए? छिद्र चाहिए। क्लियर हो गया? अगर इतना पढ़ लिए हैं तो स्वपोषण समाप्त हो गया। इतना अगर पढ़ लिए तो स्वपोषण समाप्त। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परपोषण। क्या पढ़ेंगे? परपोषण कितना? 3 गो। मृतजीवी पोषण पढ़े हैं? परपोषण कितना गो? 3 गो। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। समझ में आ गई बात? उसको कल पढ़ाएंगे, उसको कहना पढ़ाएंगे कल। अब इसमें देख लीजिए, अगर मोबाइल भी खत्म हो गया, बैटरी भी समाप्त हो गया इसका, समझे कि नहीं? तो आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि सब पढ़ाएंगे, प्रकाश संश्लेषण में कितना चीज? 4 चीज। कौन कौन? जल्दी जल्दी बता। सूर्य का प्रकाश, और बता। क्लोरोफिल भी लिख देते हैं। हाँ, क्लोरोफिल और जल। 4 चीज हो गया ना घबराइएगा। प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रकाश संश्लेषण में कितना चीज की जरूरत होती है? 4 चीजों की। समझ में आ गया बात? पेड़ पौधों में श्वसन जो होता है किसके माध्यम से होता है? श्वसन क्रिया
अस्टोमेटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? अस्टोमेटा के माध्यम से। तो इसको बात को भी लिख दीजिए। पेड़ पौधों में श्वसन, पेड़ पौधों में श्वसन के लिए जो छिद्र होता है, के लिए जो छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं? अस्टोमाटा। क्या कहते हैं उसको? अस्टोमाटा। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं उसको? अस्टोमाटा। वाष्पोत्सर्जन भी किसमें होता है? वाष्पोत्सर्जन भी कैसे होता है? तो वाष्पोत्सर्जन भी अस्टोमाटा के द्वारा होता है। अस्टोमाटा के द्वारा होता है। हो गया? इसमें समझ में आया? आए? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, पेड़ पौधा जो है 90% जल को उड़ा देते हैं। पत्तियां उनकी क्या करते हैं? उड़ा देती हैं 90% जल को। सर इतना उड़ाती काहे के लिए है? अच्छा एक चीज बताइए, उड़ाएंगे नहीं? आपको तनी सुन गर्मी लगता है तो एसी चालू कर लेते हैं, पंखा चालू कर लेते हैं ठंडाने के लिए। आई दिन भर तो लू लहर में रहता है तो क्या करेगा ये? इसको भी ठंडा होना चाहिए कि नहीं ठंडा होना चाहिए? तो ठंडा कैसे होगा? पानी एकदम नीचे से फेंकते जाता है ऊपर में है और वो एकदम उड़ाते जाता है, एकदम धाए 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 उड़ाते जाता है 90%। समझे कि नहीं? 90% को क्या करता है? उड़ा देता है। समझे कि नहीं? तो ये सब जानिए, इस सब चीज को। यहां तक समझ में आ गया सब बात? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बढ़िया से पढ़ाएंगे परपोषण। क्या पढ़ा देंगे? परपोषण। अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा आप लोगों की पढ़ाई? अभी बहुत लंबा चलने वाला है पहला चैप्टर। समझे कि नहीं? बहुत सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है इसमें, तो मजा लेकर के पढ़िए। आज तो ये स्टार्टिंग था, परिचय था। आज तो इतना मैंने दूधा भाता था। समझे कि नहीं? अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।